नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय है। असावधानीवश मिसाइल फायरिंग होने और उसके पाकिस्तान में जा गिरने पर संसद में वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कल से कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होगा। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। वेलिंगटन में आईसीसी महिला विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमायूं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता है जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के शब्बीर भट्ट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शब्बीर भट्ट है। मैं जेएनके के डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक गांव उसका नाम शोपोरा है, वहां का रहने वाला हूं। आकाशवाणी के समाचार में हर रोज सुनता हूं और जो ये आकाशवाणी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये जो सेगमेंट जो ये रोज पेश करते हैं, ये काफी इन्फॉर्मेटिव है। इससे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 62वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार हथियारों को रखने की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती है। पिछले सप्ताह असावधानीवश मिसाइल फायरिंग होने की घटना पर राज्यसभा में वक्तव्य देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सुरक्षा मानक और नियम उच्च श्रेणी के हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल हथियारों के रखरखाव में बहुत निपुण, अनुशासित और अनुभवी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि संचालन कार्यवाही, हथियारों के रखरखाव और उनके निरीक्षण की मानक संचालन प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। रक्षा मंत्री ने अनजाने में मिसाइल की फायरिंग होने और उसके पाकिस्तान में जा गिरने पर अफसोस व्यक्त किया है।
सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हमारे सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हालांकि इस दुर्घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना का असल कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 96,500 करोड़ से अधिक की राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 53,600 करोड़ रुपए की और राशि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में अभी जारी की जानी है। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि उसकी क्रिप्टो करेंसी लाने की कोई योजना नहीं है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में बताया कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी देश में अनियंत्रित है और रिजर्व बैंक इसे जारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली के आम्बेडकर भवन में हुई। बैठक के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र प्रकाश सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के तथ्यों का दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता दल की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अभियान चलाया गया है जिसमें तथ्यों की विवेचना की बजाय उनका दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वायुसेना ने अपनी कार्यशैली में ऐसे दृष्टिकोण को अपनाया है जो उड़ानों के लिए सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन में आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि वायुसेना ने आधुनिक पीढ़ी के विमान और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस उपकरणों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना पुराने साजो सामान को भी उपयोग में ला रही है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि अच्छे सुरक्षा रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए पुरानी और नई प्रौद्योगिकी को एक साथ उपयोग में लाने की जरूरत है। Air Force has adopted a flight safety centric approach in its working, and our organizational culture is draped in these values and promotes this flight safety culture. Today, all facets of the Air Force's functioning have connections and connotations to the flight safety ambit. We have inducted modern generation aircraft and equipment with high-end technology. We also continue to operate older equipment. There is a need, therefore, to focus on seamlessly blending old and new technology while maintaining a good safety record. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात,
गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें केवल कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने पर ही एहतियाती टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। ब्रिटेन में यात्रियों के लिए कोरोना वायरस से संबंधित शेष प्रतिबंधों को शुक्रवार से हटा लिया जाएगा। ब्रिटेन से आने जाने वाले यात्रियों को अब अपनी जानकारी से जुड़े लोकेटर फॉर्म भरने तथा बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए कोविड जांच की अनिवार्यता नहीं होगी। परिवहन मंत्री ग्रेंट शैप्स ने कहा कि लोग अब कोविड से पहले के समय की तरह यात्रा कर सकेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM काजी की पीठ ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हिजाब विवाद इस वर्ष जनवरी में उडुपी जिले से शुरू हुआ था और राज्य के अन्य भागों में फैल गया। इस कारण कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और आंदोलन हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने संबंधित लोगों से देश और राज्य को और आगे बढ़ाने की अपील की है। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सब पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए। यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिजाब पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। हिजाब पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। मैं मानता हूँ जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहाँ संविधान के हिसाब से, वहाँ समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। बम्बई उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने न्यायिक हिरासत से उनकी रिहाई के संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय है। असावधानीवश मिसाइल फायरिंग होने और उसके पाकिस्तान में जा गिरने पर संसद में उन्होंने वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया।
12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कल से कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होगा। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। और वेलिंगटन में आईसीसी महिला विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में मंत्रालय कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा के सिलसिले में गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर निर्भर करता है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के प्रश्नों के जवाब में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से जुड़ी चैनलों की शिकायतों का निवारण मंत्रालय करता है। What the decision is taking, we cannot insist. What we are, our department is going, MHA is denying the security issues, automatically we are denying the permission. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा क्षेत्र के 400 गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने इस क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। जो मरवानो सीखी ले तो जीवन नो अधिकार तने, जो कंटक ने रस्ते चाले फूलो नो सरकार तने। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोविंद राव उत्तरांकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मार्च 1917 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। सहनशील जो जीवे तो सत्य तणो शृंगार तने, ओ नरवीर सदा मरशे आदरती मानो प्यार तने। किशन राव उत्तरांकर के पुत्र गोविंद राव एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। 25 दिसंबर 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विसना नगर की एक रैली में भाग लिया। सहयोगी स्वतंत्रता सेनानी शांताबेन पटेल और उनके पिता संकल चंद पटेल पर गोली चलाने से रोकने के लिए उन्होंने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 दिन बाद 15 जनवरी 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। पृथ्वी पर राज को न
साचा श्रम जीवियो ना खेडू ना खानिया ना उद्यमवंतो ना रंगो नु रक्त पान पी पी ने पहलवान बनता धनवान ज्ञानवान तेनु सन्ना। आज ही हम महान गांधीवादी नारायण देसाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 2015 में 15 मार्च को हुआ। महात्मा गांधी के निजी सचिव और उनके जीवनी लेखक महादेव देसाई के पुत्र नारायण देसाई का पालन पोषण अहमदाबाद के साबरमती आश्रम और वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में हुआ। बचपन से ही गांधी जी के आदर्शों के साथ उनका गहरा जुड़ाव हो गया था। अपने पिता और अन्य आश्रम वासियों से उन्हें गांधीवादी सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिला। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ चरखा कातने और खादी बुनने में भी विशेषज्ञता प्राप्त होती गई। गर्वोन्नत गरुड़बाज भक्षक वो पंखीराज तम होणो सूर्यकाल तपू नहीं त्यागे जागो श्रमजीवी लोक त्यागो तंगान शोक पृथ्वी न पाट पर कलान कान जागे। नारायण देसाई का विवाह स्वतंत्रता सेनानी नब कृष्णा चौधरी और मालती देवी चौधरी की पुत्री उत्तरा चौधरी से हुआ। युवा दंपत्ति नई तालीम स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने गुजरात में सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक जनजातीय गांव वेदछी चले गए। भूदान आंदोलन के दौरान देसाई विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के बाद देश के एक प्रभावशाली सर्वोदय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने पैदल पूरे गुजरात की यात्रा की। सर्वोदय की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए देसाई ने वेदछी गांव में संपूर्ण क्रांति विद्यालय नाम से एक संस्थान की स्थापना की। अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने 4 अध्याय में गुजराती में महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। ये उनके पिता का सपना था, जिसे वे 15 अगस्त 1942 को कारागार में अचानक मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। બાપુએ મારી બાને ને મને સંદેશો લખાયો હતો, નો સોરો એલાઉડ, કોઈ પણ જાતનો શોક કરવાની છૂટ નથી. મહાદેવ ડાઈડ યોગીઝ એન્ડ પેટ્રિયટ્સ ડેથ. એક યોગીનું અને દેશભક્તનું જીવન જીવી અને મરણ પણ એવું જ પામ્યા. नारायण देसाई ने गांधीवादी आदर्शों के प्रसार का एक नया तरीका सोचा। महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन और मिशन पर आधारित गांधी कथाओं के माध्यम से वे जन जन तक गांधी जी के विचार पहुंचाने लगे। गांधी कथा गुजराती और अंग्रेजी में सप्ताह भर चलने वाला आयोजन होता, जिसे संगीत और गीतों के साथ पारंपरिक भगवत कथा शैली में प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने देश विदेश में ऐसे 100 से भी अधिक आयोजन किए। कथा के दौरान वे स्वयं द्वारा रचित और संगीतबद्ध किए गीत स्वयं गाते भी थे। इस कथा शैली ने लोगों के मन में गांधी जी के बारे में उपजे कई भ्रमों को दूर किया। उन्होंने गांधी जी के जीवन की कई अप्रकाशित और अज्ञात घटनाएं भी जन जन तक पहुंचाई। वर्ष 2011 में अहमदाबाद प्रबंधन संघ ने गांधी कथा का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। हमें खेकर दी वाड़ियों दी जंगल ने झाड़ियों दी सागर दी गिरिवर्ती सुनी साध आव्या। हमें नूतन शक्ति ने भान गाता श्रद्धानुगान मानव ने मुक्ति दान देवाने आव्या। नारायण देसाई ने हमेशा अत्यंत सादगी और समर्पण का जीवन जिया। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत हुआ, जो गांधी जी के मिशन का एक अभिन्न अंग था। वे पीस ब्रिगेड इंटरनेशनल के गठन में शामिल थे और उन्हें वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल का भी अध्यक्ष चुना गया। शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण उन्हें यूनेस्को अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके पिता महादेव देसाई की जीवनी के लिए उन्हें गुजराती का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस महान राष्ट्रवादी और गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग
और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। ये आकाशवाणी है। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों देशों ने संकट के समाधान के लिए राजनयिक माध्यम खुले रखे हैं। कल दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत में शांति बहाली, संघर्ष विराम, सेनाओं की तत्काल वापसी और सुरक्षा गारंटी पर विचार विमर्श होगा। दोनों पक्षों ने पिछले कुछ दिनों में संकट के समाधान को लेकर आशावादी रुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता माईगव और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। आप 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नेपाल पहली बार उन देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है जहां आकाशवाणी सेवाओं का सीधा प्रसारण सबसे लोकप्रिय है। आकाशवाणी स्ट्रीमिंग की रैंकिंग में पाकिस्तान लगातार दूसरे महीने शीर्ष 10 पर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि आकाशवाणी सेवाओं के अंतर्गत विविध भारती नेशनल, एआईआर ऊटी, एफएम रेनबो दिल्ली, एआईआर न्यूज 24/7, वीबीएस दिल्ली, एफएम रेनबो मुंबई, एफएम गोल्ड मुंबई और आकाशवाणी शिमला को नेपाल में सबसे ज्यादा सुना जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षक और बाल देखभाल विशेषज्ञ मीना स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीना स्वामीनाथन एक बहुमुखी व्यक्तित्व की महिला थीं और उन्होंने प्री स्कूल शिक्षा, बच्चों की देखभाल और स्त्री पुरुष समानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमुदबेन जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और जन सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कुमुदबेन जोशी के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वेलिंगटन में आईसीसी महिला विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब तक 3 मैचों में भारत को 2 मैचों में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इंग्लैंड अपने पहले तीनों मैच हार चुका है। महिला क्रिकेट विश्व कप का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनलों, एफएम रेडियो नेटवर्क, डीआरएम और डीटीएच पर प्रसारित किया जा रहा है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय है। असावधानीवश मिसाइल फायरिंग होने और उसके पाकिस्तान में जा गिरने पर संसद में वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कल से कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होगा। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज किया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।